Hello and welcome to the fourth session of economy. Here I am Dipali presenting the economy series. जैसे कि आपको पता है कि ये चौथी वीडियो है और अभी तक हमने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चार अपने जो तीन कॉन्सेप्ट हैं जीडीपी, जीएनपी, इन सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो इकोनॉमी थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे आपके फर्दर आगे भी, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। और अब मैं आज आपसे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको देती हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन, और जिसमें मैं हिंट भी देती हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे ज़्यादा काम करना रहता है कि आपको सर्च वगैरह करके ये सारी चीज़ें पता लगानी होती हैं आखिर वो क्यों न्यूज़ में था, और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट होते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आंसर जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। बिकॉज आप खुद ही सोचो, अगर 30 वीडियोस आती हैं और हर एक वीडियो में अगर आपको 2 टॉपिक्स देती हूँ तो आपके 60 करंट अफेयर के टॉपिक ऐसे ही तैयार हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ना कि मैं यूं ही कहीं से करंट अफेयर उठा कर देती हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे होते हैं उन्हीं को उठाकर आपको दिए जाते हैं। ओके, तो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक सा आइडिया एक लेमैन लैंग्वेज में दे दूं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ग्रोथ जनरली जो होती है वो हमारी क्वांटिटेटिव होती है, ये याद रखना कि जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, यानी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। और वहीं पे जो हमारी डेवलपमेंट होती है ये हमारी क्वालिटेटिव होती है, यानी ये क्वालिटी पे डिपेंड करती है कि कितनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको ध्यान देना। यहाँ पे हम हाउ का जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस करते हैं कि हाउ मच, कितनी ज्यादा क्वांटिटी है। और क्वालिटेटिव में हम जनरली ये पूछते हैं विच। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं विच क्वालिटी, है ना, क्वालिटी है तो किस तरीके की क्वालिटी है, तो इन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक दो चीजें समझ लो कि डिप्रेशन और रेसेशन क्या होता है। कई लोगों को ये बेसिक टर्म्स नहीं पता होते हैं इकोनॉमी के, और यहीं पे ब्लंडर हो जाता है क्वेश्चंस में, जो कि यूपीएससी के एग्जाम्स में जनरली बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बट वही है कि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है और हम और हाई लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं, तो पहले बेसिक क्लियर कर लो। रेसेशन का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूअस पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट तो हुई है लेकिन वो जो है कॉन्टिन्यूअस पीरियड के लिए हुई है, 2 क्वार्टर्स के लिए, तो उसे हम रेसेशन बोल देते हैं। अगर डिप्रेशन की बात करें तो अगर यही कॉन्टिन्यूअस रेसेशन लगातार बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है तो उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। और आपको पता है द ग्रेट डिप्रेशन जो कि 1929 से 1933 के बीच में आया था, ये हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी को विटनेस कर रहा था। और इसके बारे में हम चैप्टर ऑन द ग्लोबल आउटलुक में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप एक ये चार्ट देखो, इसमें क्या बोल रखा है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो भी बढ़ जाती है। आप जानते हो जो पीपीपी हम बोलते हैं इकोनॉमी के टर्म में, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो बोलते ही हैं, उसके साथ साथ हम ये भी बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, तो ये भी हमारी इंक्रीज कर जाती है। और इसके साथ साथ डिमांड जो होती है गुड्स की, अब आपको पता है आपके पास पैसे हैं हाथों में, तो आप क्या करोगे, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करोगे। गुड्स और सर्विसेज की अगर आप डिमांड करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन का भी इंक्रीमेंट होगा, आउटपुट भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी लोगों की। तो ये एक तरीके का क्या हो रहा है, ये आपकी विन विन टाइप ऑफ सिचुएशन हो रही है कि अगर हम इंक्रीज इनकम कर रहे हैं तो इंक्रीज इनकम कहाँ से आ रही है वो पूरा सोर्स दिखाया जा रहा है। अब इंक्रीज इनकम क्या होगा, इंक्रीज सेविंग्स, और अगर सेविंग बढ़ाओगे तो इन्वेस्टमेंट भी करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो आउटपुट होगा, आउटपुट होगा अगेन इंक्रीज इनकम होगी। तो ये कुछ इस तरीके का फ्लो चार्ट जनरली एक गुड इकोनॉमी में चलता हुआ आता है। Thus, the increasing growth of an economy signifies well-being of that economy. तो इससे हमें ये पता चलता है ना कि इंक्रीजिंग ग्रोथ से हमारी जो इकोनॉमी है वो भी वेल-बीइंग है, वो भी ढंग से काम कर रही है, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, इनकम लेवल बढ़ रही है, वेल्थ बढ़ रही है ना। For this very reason, every economy would like to increase its overall growth.
हर एक इकोनॉमी, हर एक नेशन यही ग्रोथ तो चाहता है ना। इंडिया भी इसी में विश्वास रखता है और इसीलिए जो है इंडिया भी ऐसी ही साइकिल्स को अपनाने की कोशिश करता है। इंडिया वॉज बिलीव टिल द रिफॉर्म वॉज इनिशिएटेड कॉच इन द लो ग्रोथ साइकिल। हम लोग जब नहीं हुए थे रिफॉर्म्स तो उस टाइम लो ग्रोथ साइकिल में कॉच हो गए थे। मतलब क्या था कि ग्रोथ बहुत कम हो रही थी, लेवल ऑफ इनकम लोगों की बहुत कम थी, इसी वजह से लो सेविंग्स थी, लो इन्वेस्टमेंट थी। अल्टीमेटली क्या हो रहा था कि लो इनकम थी लोगों की और सेविंग्स वगैरह नहीं हो रही थी और लो ग्रोथ साइकिल थी। तो इस चीज में ये जो एक विशियस साइकिल थी इसमें हम लोग फंस गए थे। It was also said during those days that India is unable to break through the Hindu rate of growth। तो उस टाइम पे ये भी बोला जा रहा था कि इंडिया इस पर्टिकुलर चीज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है ना, ये टर्म आपको किसने पर्टिकुलर दिया है इसको याद रखना, इसको अच्छे से याद रखना। ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है ये पर्टिकुलर टर्म आपका कॉइन किया गया है बाय द इंडियन इकोनॉमिस्ट लेट प्रोफेसर राज कृष्णा। ठीक है, इनका नाम याद रखना, स्टेट पीसेस वगैरह में पूछा जा सकता है। लेट प्रोफेसर राज कृष्णा ने हिंदू ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ का एक टर्म कॉइन किया था। विद लो इनकम एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लीडिंग टू इंक्रीज पॉवर्टी। अब अगर इनकम कम है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो आप खुद ही सोचो, पोवर्टी बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी कंट्री में बढ़ेगा और इससे क्या होगा कि रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट होगा, है ना। कहीं पे लोग ज्यादा अच्छे से जी रहे होंगे, कहीं पे बहुत ज्यादा पोवर्टी होगी। जस्ट लाइक बिहार के हम काफी रीजन्स देखते हैं जहाँ पे हमें काफी पोवर्टी दिख जाती है, यूपी में दिख जाती है। वहीं पे हम बैंगलोर वगैरह में जाते हैं, दिल्ली वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे काफी अच्छे से वेल्दी लोग जी रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होती है, इंट्रा रीजनल जो चीजें हैं वो इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं और इसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ती है। sorry, inability of an income to increase growth rate of economies is not only due to the low saving and investment but also due to the lack of resources। अब आपको सिर्फ एक ही नहीं, आपको मल्टीपल डायमेंशन से सोचना है, बिकॉज यू आर नॉट अ वेरी नॉर्मल स्टूडेंट, यू आर अ यूपीएससी स्टूडेंट। तो हमको हमेशा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके चलनी पड़ती है। अगर हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के थ्रू इस चीज को एड्रेस करें तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि जस्ट बिकॉज ऑफ लो इनकम और इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज जो ग्रोथ रेट है वो कम है और इनइक्वालिटी बढ़ रही है। उसके पीछे का एक और कारण है, दैट इज द लैक ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेंट है ना। These factors were handicap earlier for India, but things have been changed in 21st century। अब आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया भी ग्रो कर रहा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, दिस इज योर होमवर्क। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। ठीक है, इंडिया की क्या रैंक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द 21st सेंचुरी हैज बीन गुड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए गुड है बिकॉज इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, आपको पता है एंटरप्रेन्योरशिप्स बढ़ रही हैं, लोग अब ज्यादा से ज्यादा, हम लोग एड टेक में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं और उतनी गहराई तक, उतनी ज्यादा पीक पे तो नहीं कर रहे हैं, बट जिस लेवल पे पहले इंडिया था उससे तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट अब दिखाई देती है ना। जस्ट बिकॉज हम लोग अब अवेयर भी हो रहे हैं, बिकॉज अगर अभी नहीं करेंगे तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब यही जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये डेमोग्राफिक एक बर्डन बनकर रह जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान देना, इन सारी चीजों पे भी फोकस करना, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमेशा दिमाग में ध्यान रखना। ठीक है, ऑन the 21st century has been good for India as the growth rate has started moving upward and on the verge of achieving डबल डिजिट ग्रोथ। अब हम डबल डिजिट ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं, यानी ग्रोथ रेट अब हमारा 8%, 5% ना होके 12%, 15% ऐसे बढ़ रहा है, प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट मे बी फॉर द ईयर ब्रीफली इन 1980s। दो growth rate have increased but it has not made an perceptible impact on the poverty। अब आपको पता है ग्रोथ रेट ठीक है बढ़ा है, लेकिन क्या पोवर्टी
इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें, अनएम्प्लॉयमेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या, इंटर और इंट्रा रीजनल इम्बैलेंसेस, इनकम इम्बैलेंसेस में लोगों की इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके चलनी है ना। हाँ, यही एक चीज है, यही यहीं पे एक द पॉइंट ऑफ कंटेंशन है जो आपको याद रखना है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंसेस हैं उसको कैसे आप वेरी करोगे। जब हम ग्रोथ की बात करेंगे ना तो हम क्वांटिटी की बात करेंगे, अच्छा चलो डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है, वाह हम तो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे ना तो हम ये देखेंगे क्या देश में पॉवर्टी की स्थिति सही हुई, क्या अनएम्प्लॉयमेंट, लोग एम्प्लॉय हुए, क्या इनकम इम्बैलेंसेस दूर हुए। डिस्पाइट द हाई ग्रोथ रेट अचीव वी हैव नॉट गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट। लोग खुश नहीं है ना, और अगर लोग खुश नहीं है तो कैसी फिर डबल डिजिट ग्रोथ, बिकॉज दैट इज डेवलपमेंट, हमें तो डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। तो यही एक चीज है जो आपको याद रख के चलनी है, यही एक डिफरेंस है जो याद रख के चलना है कि जो डेवलपमेंट होता है ना, जो डेवलपमेंट होता है दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, नॉट ओनली ग्रोथ, इट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव का मतलब है कि हमें पूरा समावेश करके चलना है, हमें सबको लेके चलना है, सबसे मार्जिनलाइज पर्सन को भी लेके चलना है डेवलपमेंट में, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव whereas the growth is quantitative, बस ये याद रखना। While growth is an arithmetic number, signifies an increase in the output of the economy, development includes the distribution of output or the ability of increased output। देखो जो हमारी ग्रोथ है वो सिर्फ एक नंबर है, अर्थमेटिक नंबर है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज्ड आउटपुट को दिखा रहा है और उसके साथ साथ बॉटम मोस्ट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी को भी डिनोट करता है डेवलपमेंट, इसलिए डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा बड़ा टर्म होता है, ठीक है। तो लोगों को काफी ज्यादा इसमें ही कंफ्यूजन होती है, इवन क्लियर नहीं होता, दे थिंक दैट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर द सिनोनिम ऑफ ईच अदर, बट इट इज नॉट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑल्सो इम्प्लाइज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोलेंगे। अर्लियर इट वॉज वाइडली बिलीव दैट इनिशियल इंक्रीज ग्रोथ इज रिक्वायर्ड एंड देन डेवलपमेंट वुड हैपन। पहले माना जाता था कि पहले हम ग्रोथ कर लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चलेगा बाय द ट्रिकल डाउन थ्योरी, ठीक है। ट्रिकल डाउन थ्योरी कैसे होता है कि मान लो आपने कोई घड़ा रखा है और उस घड़े से जो पानी है वो सीप सीप के धीरे धीरे नीचे तक पहुंचेगा, यानी नीचे के लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी पे भी धीरे धीरे इम्पैक्ट पड़ने लगेगा, लेकिन इसमें क्या है बहुत टाइम लगेगा। दिस मीन्स दैट द इंक्रीज ग्रोथ वुड percolate down to the bottom most stratum of the society and provide equitable distribution। ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन percolate down होगा, धीरे धीरे नीचे पहुंचेगा। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का यही सिग्निफिकेंस था इन द अर्लियर ईयर्स। इन द अर्लियर ईयर्स द प्रॉब्लम वाज आवर इनएबिलिटी टू पुश अप द रेट ऑफ ग्रोथ। पहले तो हमें दिक्कत होती थी कि ये जो रेट ऑफ ग्रोथ को हम ऊपर नहीं बढ़ा पाते थे और जो ग्रोथ है उस पर हम एम्फेसाइज नहीं दे पाते थे, तो ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है वो वर्क नहीं करती थी और इस वजह से जो डेवलपमेंट है वो हो नहीं पाती थी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाता था। लेकिन जो स्टोरी है इंडिया की इज क्वाइट डिफरेंट सिंस द इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएटेड इन 1991। 1991 में आपको पता है कि एलपीजी थ्योरी आने की वजह से जो एलपीजी पर्टिकुलर चीज आई थी दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इसके बाद 2005 तक हमने कुछ अलग ही चेंज इंडिया की इकोनॉमी में आता हुआ देखा। इंडिया हैज नॉट only the broken through the low growth cycle but also become one of the fastest growing economy after China। तो हमने जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट किया है 1991 से 2005 के बीच में बहुत अच्छा हमने प्रोग्रेस दिखाया था। द हाई ग्रोथ रेट अचीव्ड सिंस 2005 क्वेश्चंस द ट्रिकल डाउन थ्योरी, और इसने ट्रिकल डाउन थ्योरी को भी काफी ज्यादा क्वेश्चन किया था एंड इट हैज नॉट बेनिफिटेड द इंडियन मासेस इन टर्म्स ऑफ लोअरिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी थी उस पर इफेक्ट नहीं दिखा, ना तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, ना ही इंट्रा रीजनल इम्बैलेंसेस दूर हुए। These are the reason to understand why trickle down theory has not worked in India। अब अगर क्वेश्चन बन के आता है कि why, बहुत कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी पूछा जा चुका होगा,
कि क्यों आखिर इंडिया में ट्रिकल डाउन थ्योरी नहीं वर्क करी, तो इसके कुछ ऐसे रीजन हैं। पहली बात तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था, उसमें एक्सेसिव इकोनॉमिक डिपेंडेंस था ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओवर 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर। अब आपको पता है कि 65% तक की अपनी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स टू ओवरऑल जीडीपी इज ओनली 18%। अब अगर हमारी 65% ऑफ द पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, लेकिन जीडीपी क्रिएशन सिर्फ 18% का है, तो क्या ही फायदा, है ना। द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर 55% कम्स फ्रॉम द सर्विस सेक्टर, और जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है। एंड द रिमेनिंग 27% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सेकेंडरी सेक्टर, of which only 14% is by the manufacturing sector। यानी मैन्युफैक्चरिंग जो है कि बहुत है, ये इंपॉर्टेंट एक हमारा क्राइटेरिया होती है डेवलपमेंट का, उसमें भी 14% का ही ग्रोथ था आफ्टर 2005। The sector contributing the least to the GDP has the maximum dependence on the agriculture। जो सबसे कम जीडीपी में दे रहा है और जिसपे सबसे ज्यादा लोग डिपेंड हैं वो था एग्रीकल्चर। एंड द सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द मोस्ट, और जो सबसे ज्यादा दे रहा है उसमें सबसे कम डिपेंडेंस दिखाई दे रही है, दैट इज सर्विस सेक्टर। ये था कुछ कहानी जो हमारे 2005 की ट्रिकल डाउन थ्योरी क्यों काम नहीं कर रही थी उसके पीछे का। ठीक है, तो बढ़िया से इसको थोड़ा बहुत दिमाग में बढ़िया से रखना कि अगर आ जाता है तो क्वेश्चन इसको आप टैकल कर पाओ। दूसरा रीजन ये था कि इन इंडियाज ग्रोथ प्रोसेस देयर हैज बीन अ मिसिंग लिंक of the relative earlier maturity of the service sector before achieving manufacturing sector maturity। अब देखो एक और दिक्कत थी कि जो सर्विस सेक्टर था वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फिर भी अपने एक हद तक सही कर रहा था, बट वो सर्विस सेक्टर नहीं कर पा रहा था। इट शुड बी फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिफोर द सर्विस सेक्टर, बेस्ट टुगेदर। हमेशा ये माना जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पहले होना चाहिए फिर सर्विस सेक्टर को, लेकिन वहां पे अलग स्कैनेरियो देखने को मिल रहा था। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर एज देयर इज अ लिंकेज बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर, ईदर थ्रू द रॉ मटेरियल और एज अ मार्केट टू द इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस। अब आपको पता है कि ये सेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और अगर कनेक्टेड हैं तो हमें सस्टेनेबल ग्रोथ करनी होती है, और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हमें इंक्लूसिविटी चाहिए ही चाहिए, है ना। डेवलपमेंट के लिए हमें इंक्लूसिविटी चाहिए। Thus the benefit of the increased growth in recent years has largely been confined to the dye sector, dye service sector। तो जहाँ पे जो एक धीमी पड़ी हुई हमारी सर्विस सेक्टर थी उस पे हमारी इंक्रीज ग्रोथ हो गई थी, एंड अ लिटिल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड हैज नॉट परकुलेटेड टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो नीचे तक वो परकुलेट करके जा ही नहीं पा रही थी, और वो जो ट्रिकल डाउन थ्योरी थी वो अप्लाई नहीं हो पा रही थी। द पीकिंग और द मैच्योरिटी ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडिया कुड बी ड्यू टू द सर्ज इन बीपीओ एंड केपीओज, एंड ऑल्सो ड्यू टू द नीड ऑफ द वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो बीपीओज और केपीओज की जो नीड थी और वैल्यू एडेड सर्विसेज की बिगर इकोनॉमी में, वो सारी चीजें काफी कम थी इंडिया में। लो कॉस्ट ऑफ हायरिंग थी, easier to impart skill, and large number of young workforce। Still a large question of why this excessive dependence on agriculture। हमारे पास कॉस्ट ऑफ हायरिंग कम है, हमारे पास स्किल आसानी से सिखा सकते हैं, हम यंग वर्कफोर्स है, तो भी क्यों एग्रीकल्चर में सब डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इट इज सेड दैट इंडियाज पॉपुलेशन मोस्टली रिसाइड इन द विलेजेस। अब ऐसा इसलिए था बिकॉज इंडिया की जो पॉपुलेशन थी दैट मोस्टली रिसाइड इन द विलेजेस, lack of employment opportunity in the manufacturing sector, lack of formal education skills, lesser growth of agro based industry, traditional thinking, लोगों की थिंकिंग ट्रेडिशनल थी, और पॉवर्टी जो थी, ये सारी चीजें ही कारण थी हमारी लो ग्रोथ रेट का। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। अब यहाँ पे एक चीज और है, ये एक पर्टिकुलर चार्ट लगा हुआ है, रिकमेंडेशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। इसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहला तो है इम्प्रूविंग बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले आप बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करो, और उसमें भी क्या करो, आप कंपनी बिल को अडॉप्ट करो, फॉरेन ब्राइबरी लॉ को अडॉप्ट करो, नेशनल कंपटीशन पॉलिसी को अडॉप्ट करो, इम्प्रूव रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया।
ठीक है, जो CCI है हमारी, उसके रोल को भी आप इम्प्रूव करो और इंट्रोड्यूस करो क्रॉस गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारी पहली चीज है जो कि हमको इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए करना है, जो कि रिकमेंड की गई थी। अब ये सब आपके मेंस के आंसर राइटिंग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली इन द इकोनॉमी सेक्शन। आप ये चार्ट अपना पर्टिकुलर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो इन द वेरियस एग्जामिनेशंस। सेकेंड क्या है, इंप्रूविंग फिजिकल सिचुएशन, फिजिकल सिचुएशन। जो फिजिकल सिचुएशन है, जो वित्तीय चीजें हैं, उनसे रिलेटेड चीजों को कैसे इंप्रूव करना है, तो पहले तो आप स्ट्रेंथन करो फिजिकल फ्रेमवर्क को, टारगेटिंग और डिलीवरी मैकेनिज्म को अच्छा करना है, इम्प्लीमेंट करना है डायरेक्ट टैक्स कोड को, और पुश इंटरनेशनल टैक्सेशन रिफॉर्म टू बूस्ट इन्वेस्टर सेंटिमेंट। सेकेंड क्या है आपका, नेक्स्ट है इंप्रूविंग पब्लिक गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन। पब्लिक गवर्नेंस और रेगुलेशन को हमें इंप्रूव करना है, यानी कि हमें गवर्नेंस सिस्टम को स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ आप चीजें भी देखते होंगे, है ना। Reduce administrative regulation and burden, implement transparent evidence based regulation marking scheme system and mitigate risk of corruption, है ना। करप्शन जो कि एक बहुत ही बड़ा कारण होती है एक इकोनॉमी को स्लो डाउन करने का, उसको भी हमें मिटिगेट करना है। देन स्ट्रेंथन इनोवेशन, वन ऑफ द वेरी मोस्ट थिंग है कि हमें इनोवेशन को स्ट्रेंथन करना है, कंडीशन इंसेंटिव्स फॉर द बिजनेस एंड इनोवेशन। एंड रिफॉर्म इनहांस इंटरनेशनल ओपननेस, है ना। इंटरनेशनली हमें अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स को, चीज़ों को, रिलेशंस को, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। हमें अपनी डायोस्पोरा डिप्लोमेसी का यूज़ करना है, ये भी याद रखना, ठीक है। डायोस्पोरा डिप्लोमेसी का यूज़ करना है कि हम किस तरीके से बेस्ट टू बेस्ट हो पाए और बेस्ट टू बेस्ट जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए थ्रू द सॉफ्ट पावर, बिकॉज इंडिया इज अ सॉफ्ट पावर, तो हमको हर चीज़ें ऐसे ही टैकल करनी है। उसके साथ साथ आप मेडिकल डिप्लोमेसी अपना सकते हो, है ना। वेरियस थिंग्स हैं, आप इसको बहुत तरीकों से जोड़ सकते हो। ये आपके GS3 में बहुत अच्छा आप आंसर दे सकते हो इस पर्टिकुलर चार्ट को यूज करके। आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो, इनोवेशन बढ़ा सकते हो, GDP में इम्प्रूव कर सकते हो, ट्रेड, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट रिजाइम में। उसके साथ साथ पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को तो कम करना ही है। देखो, इंटरनेशनल बेसिस पे तो आप सोच रहे हो, बट नेशनल बेसिस पे भी तो सोचो, है ना। जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है उसको भी तो दूर करना है। अब अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज में आर्टिकल आया था आपके कि जो मनरेगा है उसमें फिर से आपके जो इकोनॉमी क्रंचेस आ रहे हैं ना, यानी वहां पे बजटरी एलोकेशन फिर से मांग रहा है मनरेगा स्कीम, तो उसको भी तो आपको इम्प्रूव करना है ना। एक बार ये आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्यों आखिर फिर से बजटरी जो है उसमें दिक्कतें आ रही हैं और एलोकेशन मांग रही है वो स्कीम। अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म फॉर द लोअर पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, इनहांस द कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस प्रॉपर्टी ऑफ नरेगा। देखो अगेन वही नरेगा की बात कह रहे हैं रिटार्डेड सब्सिडीज टू सपोर्ट पुअर हाउस होल्ड। अब देखो ये याद रखना, रीटारगेट सब्सिडीज रखनी है। ये नहीं है आपकी सब्सिडीज दे रहे हो, आप चेकआउट कर ही नहीं रहे हो, आप तो अमीरों को भी सब्सिडी दे रहे हो, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी ग्रोथ नहीं दिख पाएगी ना। उसके साथ साथ सिर्फ हमें पुअर हाउस होल्ड को ही सपोर्ट करना है और इक्विटी को इंक्रीज करना है। देन आपका आता है इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इम्प्रूव करो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये जो ट्रिपल P है ना, इसको बढ़ावा देना है हमें, ठीक है, इस पे ध्यान देना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब आपको यहाँ से एक चीज इंफ्रास्ट्रक्चर से याद रखनी है, एक पर्टिकुलर स्कीम जो आई थी आपकी, वो आपको याद रखनी है, जो कि मल्टी मॉडल अप्रोच लेके चलेगी, ठीक है। ये मल्टी मॉडल अप्रोच लेके चलेगी जिसमें आपकी सारी मिनिस्ट्री मिलके इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रही हैं। उस स्कीम का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मुझे याद है बट मैं जानबूझ के आपको नहीं बता रही हूँ, बिकॉज मुझे भी आपको चेकआउट करना है कि आपके दिमाग में कितनी चीज़ें चल रही हैं, जो मैं चीज़ें आपको एक यहाँ से अप्रोच बताती चल रही हूँ। क्योंकि ये सिर्फ वर्ड्स आपको वहाँ पे लिख के नहीं आने हैं, उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी लगाने हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो मल्टी मॉडल अप्रोच के लिए पर्टिकुलर स्कीम लाई थी पिछले साल, उसको आप बताओगे, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। स्ट्रीमलाइन लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट,
ये जो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट है उसको स्ट्रीमलाइन करना है। अब आपको पता है हम लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट में और क्या कर सकते हैं, हम लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट में डिजिटाइजेशन कर सकते हैं, है ना, डिजिटाइजेशन कर सकते हैं, यानी उसको हम अब डिजिटली सिक्योर करके रखेंगे और ये जो पेपर वाला झंझट है ये हटा देंगे। उसके साथ साथ देखो इन्वायरमेंटल, यहाँ पे इन्वायरमेंटल चीजें तो सही होंगी और इसके साथ साथ हम ड्रोन्स वगैरह का यूज कर सकते हैं इन द इंस्पेक्शन ऑफ लैंड, है ना, इन द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। इनिशिएट रिफॉर्म ऑफ रेलवे अकाउंटिंग एंड फिनांसेस, और रिफॉर्म लाना है भाई रेलवे अकाउंटिंग और फिनांसेस में, इंक्लूड करना है गाइडलाइन फॉर द सेफ्टी प्रोजेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। आफ्टर दैट दिस फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, तो उसमें क्या करना है कि हमें एलोकेट करना है बैंक क्रेडिट, लिबरलाइज करना है, मॉडर्नाइज करना है फिनेंशियल सेक्टर लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्ट्रीमलाइन करना है रेगुलेटरी अरेंजमेंट को, मॉडर्नाइज करना है रेगुलेशन ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना, जो नाबार्ड है, जो आपका RRR है, रीजनल रूरल बैंक्स, ये RRBs हैं, इन सारी चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव डेटाबेस ऑन हाउस होल्ड क्रेडिट वर्दिनेस। उसके साथ साथ आपकी लास्ट बट नॉट लीस्ट इज हेल्थ केयर क्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ केयर क्वालिटी। और यहाँ पे देखो एक और चीज हम डाल सकते हैं, दैट इज एजुकेशन एंड स्किलिंग ऑफ यूथ, एजुकेशन एंड स्किलिंग ऑफ यूथ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, एक डायमेंशन है जो हर एक आंसर में होनी ही चाहिए, बिकॉज दीज आर द डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिनको सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसके साथ साथ देश की प्रोग्रेस करवाने में अपना टाइम लगाना है, ठीक है। तो एजुकेशन एंड स्किलिंग ऑफ द यूथ इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ दिस टॉपिक। हेल्थ केयर फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो रेगुलेट सप्लाई चेन फॉर फार्मास्यूटिकल्स, है ना, एडिशनल फंडिंग टू स्टेट फॉर एक्सपैंडिंग कवरेज ऑफ हेल्थ केयर फॉर पुअर, रेगुलेट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। इसके साथ साथ हम यहाँ ये ऐड कर सकते हैं कि जो हमारे आयुष है, आपको पता होगा ये जो आयुर्वेदिक योद्धा, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको प्रमोट करना है हमें ग्लोबली, ठीक है। अगर ग्लोबली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो और ज़्यादा बेटर दिखाएगा, है ना। जितनी भी हमारी एंशिएंट चीज़ें हैं लाइक योगा, उसको हम कर ही रहे हैं रिप्रेजेंट। आपको पता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया के लिए की वजह से ही मनाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और आपको पता है UNGA ने इंटरनेशनल मिलेट ऑफ द ईयर 2023 को घोषित किया है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया, तो ये भी आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी आगे मैं आपको चीज़ें डिस्कस करूँगी, और प्लीज़ सिर्फ बुक तक टिके मत रहिए। अगर एक बुक में कोई चीज़ें बताई जा रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बुक में ही सारी चीज़ें हैं और इससे बाहर आप सोच नहीं सकते हो, इससे बाहर भी आप दिमाग लगा सकते हो, और यही आपको करना भी है, बिकॉज मल्टी मॉडल अप्रोच हमें भी लेके चलनी है टुवर्ड्स आवर एग्जामिनेशन। चलो ठीक है, नेक्स्ट आपका करंट अफेयर का आज का जो क्वेश्चन है उसे आप बताइए मुझे इन द कमेंट सेक्शन कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट GMIS 2023 ये क्या है, इसके बारे में आपको मुझे बताना है। और उसके साथ साथ एक फैक्चुअल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसका आंसर दीजिएगा कि मालगुडी ध्यास, मालगुडी डेज ये पर्टिकुलर जो बुक है उसके ऑथर कौन है, ठीक है, उसके ऑथर कौन है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मालगुडी डेज के ऑथर कौन है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द सेशन, शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, जय हिंद।